नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के दूसरे अध्याय संघर्षकालीन भारत 1206 से लेकर 1757 तक को पढ़ेंगे। उसमें हमने पिछले वीडियो में मुगल काल तक पढ़ा था। तो मुगल काल से संबंधित मैं आपको 3 प्रश्न कर रहा हूं। पहला प्रश्न है, किस सिख गुरु की जागीर ने हत्या करवाई थी? दूसरा प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब व किन के मध्य हुआ? और तीसरा प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इन 3 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। अब हम पढ़ेंगे मुगल कालीन प्रशासन के बारे में। जिस प्रकार की व्यवस्था आज हम शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं, इसी प्रकार की जो व्यवस्था है वो मुगल काल में भी दिखाई देती है। अर्थात वर्तमान का मिला जुला रूप ही मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था में था। जो शासन का सर्वे सर्वा होता था, अर्थात जितनी भी शक्तियां होती थी वो मुगल शासक के अंतर्गत ही केंद्रित होती थी। यानी निरंकुश शासन था या स्वेच्छाचारी शासन कह सकते हैं। समस्त शक्तियां बादशाह में निहित होती थी। मुगल बादशाह बाबर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। केंद्र प्रशासन में केंद्र में प्रांत, सूबे और सरकार, जिला और नगर, गांव, इस प्रकार से क्रम से ये सब शासन व्यवस्था के भाग जुड़े हुए थे। प्रशासनिक इकाई में केंद्र, सूबा, प्रांत, सरकार, जिला, परगना और गांव और प्रांत, इस प्रकार से ये जुड़े हुए थे। बादशाह के बाद में दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसको वकील मुतलक के नाम से जाना जाता था। वकील मुतलक अकबर के समय से पहले ये 2 पद थे, जिसको वजीर और वकील के नाम से जाना जाता था। लेकिन अकबर ने इन दोनों पदों को मिलाकर एक ही कर दिया था। राजस्व व्यवस्था से संबंधित और जितने भी अधिकारी थे उनसे संबंधित जितने भी कामकाज देखने का कार्य वकील मुतलक करता था। प्रांत और सूबे, इस शासन व्यवस्था में अकबर ने इसकी शासन व्यवस्था को सही तरह से संभाला था और सूबेदार होता था वो इसका मेन मुख्य अधिकारी होता था। और अकबर के शासन के 24वें वर्ष में साम्राज्य का विभाजन सूबों में किया और प्रारंभ में जो सूबे थे उनकी संख्या 12 थी, लेकिन बाद में कश्मीर, कांधार और काबुल को मिलाकर सूबों की संख्या 15 हो गई थी। अकबर के काल में सूबों की संख्या 15 हो गई थी। इस प्रकार से अकबर ने इस सूबों का विभाजन किया, केंद्र सरकार को, प्रांत सरकार को इसके अंदर बांटा। जिला प्रशासन में अलग अलग शासन थे, जिसमें फौजदार है जो शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते थे, अम्ल गुजार है जो राजस्व व्यवस्था का कार्य देखते थे, बीती किची है राजस्व से संबंधित कार्य देखते थे और भूमि की पैमाइश से संबंधित कार्य देखते थे। अब ये मनसबदारी व्यवस्था क्या होती थी? तो मनसबदारों के बारे में आपने पढ़ा होगा। मनसबदार यानी पद। मुगल काल में जितने भी बड़े अधिकारी होता था उसका मनसबदार उतना ही बड़ा होता था। मनसबदार को 2 भागों में बांट सकते हैं, जात और सवार। जात का मतलब होता है वेतन और सवार का मतलब होता है घुड़सवारों की संख्या। यानी जिसके पास में घुड़सवार ज्यादा होंगे और वेतन ज्यादा होगा वो सबसे बड़ा मनसबदार। जैसे सवाई मान सिंह को अकबर के दरबार में बड़ा मनसब मिला था, वो 7000 मनसबदार भी हो गए थे। तो इस प्रकार से मुगल प्रशासन को हम समझ सकते हैं। अब राजस्थान के किन किन शासकों ने मुगल जो सत्ता थी उसका प्रतिरोध किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राव शेखा के बारे में पढ़ेंगे। राव शेखा, जैसे आपने सुना होगा शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र है वो वर्तमान का जो सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर, आमेर का जो भाग है वो शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। और जो ये शेखावत है वो कछवा वंश की, राजपूतों की एक शाखा है कछवा, इसकी उपशाखा है। और इसके जो संस्थापक थे शेखावत वंश के, वो राव शेखा को माना जाता है। इनके नाम से ही शेखावत जो संस्था है उसका नाम पड़ा। राजपूतों की एक शाखा है, उपवर्ग है कछवा वंश का, जिसको शेखावत के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत इसी क्षेत्र से संबंधित थे। इनका जन्म 24 सितंबर 1433 को आमेसर के अंतर्गत होता है, आमेर वाला क्षेत्र होता है। और ये वहां के नान के शासक थे। इनके पिता का नाम मोकल, ये मोकल वो मेवाड़ वाले मोकल नहीं है, और इनकी माँ का नाम निर्वाणी था। इन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में युद्ध लड़े और 52 युद्धों के अंदर विजय प्राप्त की। इनको सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक और नारी रक्षा का प्रतीक भी माना जा सकता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने
एक स्त्री की रक्षा के लिए, सतीत्व की रक्षा के लिए अपने ही जो घोड़ी क्षत्रिय वंश के रिश्तेदार थे उनके साथ में कम से कम 11 लड़ाइयाँ लड़ी, और 11 लड़ाइयाँ लड़ते ही समय ही इनकी मृत्यु हुई थी। रालावता स्थान पर 1488 में ये जो मृत्यु हुई थी वो उनके साथ में युद्ध के दौरान ही हुई थी। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक माने जाते हैं, हिंदू मुसलमान सौहार्द के प्रतीक माने जाते हैं। इनके काल में जो वर्तमान का अफगानिस्तान काबुल, वहां से एक अफगानों का दल आया था जिनको इन्होंने कहा था कि वो गाय का मांस नहीं खाएंगे, सूअरों का शिकार नहीं करेंगे। इस प्रकार से इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए इन प्रकार के नियमों का पालन करवाया। इन्होंने अपने समय में आमेसर के अंदर जगदीश मंदिर भी बनवाया और शिकारगढ़ किला भी बनवाया जो 1477 में बना। इनकी पत्नी का नाम गंगा देवी था जिन्होंने कल्याण जी का मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार से राजशेखर ने भी अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन हम इतिहास में इनको याद इतना नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अमीरदेव चौहान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं रणथंभौर के। रणथंभौर जो अभी वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत स्थित है और इतिहास के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है रणथंभौर। रणथंभौर के अंतर्गत शासक थे अमीरदेव चौहान, जिनका जो काल माना जाता है वो 1282 से लेकर 1301 तक माना जाता है। जेत्र सिंह ने अपने जीवित रहते ही अपना जो उत्तराधिकारी था अमीरदेव चौहान को कर दिया था, और चौहान जैसे ही शासक बने इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई और इन्होंने भीमरस के शासक जो अर्जुन थे उनको हराया। उनको हराने के बाद में इन्होंने दक्षिणी परमार के शासक भोज को भी हराया और कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। इन्होंने अपने जीवन में कई लड़ाइयाँ लड़ी और उसके अंदर विजय प्राप्त की। कुल कहते हैं कि इन्होंने 17 युद्ध लड़े जिसमें 16 युद्ध जीते, विजयी रहे। अर्थात कह सकते हैं कि इनका रण कौशल कितना अच्छा था। इन्होंने अपने 17 युद्धों में 16 युद्धों के अंदर विजय प्राप्त की थी। 1282 में इनका राज्यारोहण होता है। इसके बाद में ये बहुत सारे विजय प्राप्त करते हैं और एक यज्ञ करवाते हैं, कोटि जन यज्ञ, जो इनकी दिग्विजय के उपलक्ष्य में था। कोटि जन यज्ञ करवाते हैं, जिसमें जिस प्रकार से ये राजा महाराजा अपने शासन को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार से यज्ञ करवाते थे। कोटि जन यज्ञ भी इसी में एक था और ये शरणागत वत्सल भी कहलाते हैं। कहते हैं कि इनके काल के समय ही हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, तो उसमें खिलजी वंश था जिसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी भी उस समय शासक था और उसने अमीरदेव की चौहान की बढ़ती शक्ति को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन कई महीनों तक घेरा डालने के बाद में भी वो रणथंभौर को जीत न सका और यह कहते हुए वहां से चला गया कि मैं इस जैसे हजारों किले एक मुसलमान के 12 के बराबर नहीं समझता। अर्थात जब वो जीत नहीं पाया तो उसने इस प्रकार की उक्ति कही, खिचियानी खंबा नोचे वाली बात हो जाती है। जलालुद्दीन खिलजी की 1296 में हत्या कर उसका भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, वो खिलजी वंश का शासक बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। इतिहास में ये भी एक शासक है जिसका बहुत सा उल्लेख मिलता है। 1296 में ये शासक बन जाता है और ये भी अमीरदेव चौहान की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर शंकित था, चिंतित था, अतः ये भी रणथंभौर को जीतना चाहता था, इसलिए बहाने ढूंढ रहा था। एक किताब है, पुस्तक है हमीर महाकाव्य, जिसके अनुसार उसको बहाना भी मिल गया। उससे उसका एक सरदार था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, जो कैबरू की विजय को उपलक्ष्य में जो जीता हुआ माल लेकर लौट रहा था, लेकिन वो राजा अमीरदेव से मिल जाता है और उनके ही पे रह जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने उसको लौटाने के लिए कहा, लेकिन अमीर ने कहा कि शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना मेरा धर्म है, अतः मैं उसको नहीं सौंपूंगा। इस कारण से दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ी सेना उल्गू खा भी कहते हैं, उल्गू खा और नुसरत खान के नेतृत्व में रणथंभौर की तरफ भेजता है। उल्गू खा और नुसरत खान के नेतृत्व में सेना भेजता है और यह सेना जब
यहाँ रणथंभौर आती है और घेरा डालकर बैठती है, लेकिन कई समय तक घेरा डालने के बावजूद इनका युद्ध नहीं होता है। अंत में रणथंभौर के शासक हमीरदेव भी अपने दो सैनिक भीम सिंह और धर्म सिंह, इन दोनों को इसके खिलाफ भेजता है। इनकी युद्ध होता है, तुर्की सेना भाग खड़ी होती है और वापस जब ये सेना जा रही होती है, भीम सिंह और धर्म सिंह जब जीत कर जा रहे होते हैं तो वापस तुर्की सेना पीछे से हमला कर देती है। इस कारण से जो धर्म सिंह है वो तो चले जाते हैं और भीम सिंह युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। इस प्रकार से भीम सिंह की युद्ध करते समय मृत्यु हो जाती है। उल्गू खां और नुसरत खान इसमें जीत जाते हैं, लेकिन वापस दूसरी बार युद्ध में नुसरत खान की एक गोले से मौत हो जाती है और मौत होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी चिंतित हो जाता है और हमीरदेव की शक्ति से शंकित हो जाता है। शंकित होने के बाद में वो हमीरदेव के साथ में एक संधि के लिए वार्ता करने के लिए प्रस्ताव रखता है। उस प्रस्ताव में हमीरदेव के द्वारा भी रणमल और रतिपाल नामक दो सिपाही है या दो सैनिक है वो भेजे जाते हैं, लेकिन ये दोनों धोखा करके रणथंभौर के जो किले हैं उस किले के बारे में जितने भी रहस्य होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी को बता देते हैं। इन दोनों के विश्वासघात के कारण रणथंभौर के ऊपर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है। अर्थात 1301 में रणथंभौर का दुर्ग है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीत लिया जाता है और रणमल और रतिपाल लालच के कारण इस प्रकार से धोखा कर बैठते हैं। इतिहास गवाह है, अगर भारत के जितने भी शक्तिशाली शासक हुए उनके साथ में धोखा हुआ नहीं होता तो आज कोई जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो दूसरा ही होता, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो हमीरदेव चौहान हो, महाराणा प्रताप हो। इस प्रकार के शासकों के साथ में उनके ही जो संबंधी थे या उनके पक्षकार थे उनके द्वारा ही ये लालच किया गया या उनके साथ में धोखा किया गया, जिसके कारण से उनकी स्थिति हार जैसी बन गई। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा होने के पश्चात रानी रंगदेवी और पद्मला के नेतृत्व में जल जोहर होता है। तो ये पहला जल जोहर था, जो रणथंभौर का पहला जल जोहर जो रानी रंगदेवी और पद्मला के नेतृत्व में होता है। रानी रंगदेवी हमीरदेव चौहान की पत्नी और पद्मला थी वो उसकी पुत्री थी। उसने अपनी पुत्री की याद में एक तालाब भी बनाया था, पद्मला तालाब, पद्मला तालाब। तो इस प्रकार से हमीरदेव चौहान ने कई सारे युद्ध लड़े और अपने शरण में आए हुए शरणागत को छुड़ा ली और उसकी रक्षा की। इतिहास में हमीर अपनी हट के लिए प्रसिद्ध है और रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी युद्ध की विजय के पश्चात मृत्युदंड दे देता है। वो कहता है तुम अपने सम्राट अपने मालिक के नहीं हुए तो हमारे क्या होगे, तुम हमारे साथ में भी धोखा कर सकते हो। इस प्रकार से 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी ये जीत जाता है। उस समय एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार जिसको अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है वो भी साथ में था। उसके द्वारा कुछ कही गई पंक्तियां है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी अमीर का हाट है वो कई दूसरी बार नहीं होने को देखने को नहीं मिलेगा। एक सिंह है वो एक बार ही शिकार करता है, केले का बीज है वो एक बार ही फलता है और जो स्त्री होती है उनको तेल है वो एक बार ही चढ़ता है। इसी प्रकार से अमीर की हट भी एक बार हो सकती है। इस प्रकार से अमीर इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। उनको 32 खंभों की छतरी भी बनवाई है पद्मला तालाब के अंदर, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप जो मेवाड़ का गौरव कहे जाते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता, जितना जो मेवाड़ है वो उनके ऊपर गौरवान्वित है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के गौरव
कहे जाते हैं। महाराणा प्रताप, जिनको इतिहास में बहुत ही वीर पुरुष के नाम से जाना जाता है, महापुरुष के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान के इतिहास की तो बात करें तो पूरा राजस्थान का इतिहास इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। विक्रम संवत 1597 अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल के अंदर एक है एरिया क्षेत्र है, उसके अंतर्गत होता है। बादल महल मुख्य रूप से बादल में कह सकते हैं, और बादल जूनी कचेरी, हाँ जूनी कचेरी कह सकते हैं, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और वर्तमान दिनांक देखें तो 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। जो इनके पिता थे उदय सिंह, और इनकी मां का नाम था जयवंताबाई। जो पाली के सोनग्रा चौहान है अखेरा इनकी पुत्री थी, यानी महाराणा प्रताप का जो ननियाल था वो वर्तमान जो पाली है वहां पे था। महाराणा प्रताप का बचपन था वो अच्छा भी था, लेकिन बाद में इनको संघर्ष करना पड़ा। उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को बनाया था, लेकिन बाद में जगमाल को अपदस्थ कर महाराणा प्रताप शासक बनते हैं। तो जगमाल को अपदस्थ कर जो महाराणा प्रताप के शासक बनने को जो कालक्रम है, इसको राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है। राजमहलों की क्रांति, यानी इस समय को राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1557 में इनका अजबदे के साथ में विवाह हो जाता है, और 18 मार्च 1559 को इनके पुत्र अमर सिंह का जन्म होता है। अकबर इनकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर भी सशक्तित था, और वो मेवाड़ जीतना चाहता था। 1577 में अकबर ने राजपूतों को अपने अधीन लाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था नागौर के अंदर, जिसको नागौर दरबार के अंदर जाना जाता है। इस दरबार में कई सारे शासक जो राजस्थान से थे और अलग अलग रियासतों थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, और इन्होंने इस दरबार में जाने से मना कर दिया। अतः अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए 4 शिष्टमंडल यानी 4 लोगों को महाराणा प्रताप के पास में भेजता है, ताकि महाराणा प्रताप है वो इनकी अधीनता स्वीकार कर ले। उसको आप शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी याद कर सकते हो, जमा भट्टो या जमा भट्टो। अर्थात पहले 1572 में जलाल खां ओरछी को भेजता है, जलाल खां। 1573 में मान सिंह को भेजता है, वापस 1573 को भगवंत दास को भेजता है, और 1573 को टोडरमल को भेजता है। तो इस प्रकार से 4 शिष्टमंडल को महाराणा प्रताप के पास में भेजता है, लेकिन चारों असफल रह जाते हैं और महाराणा प्रताप को मनाने में सक्षम नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते, क्योंकि महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के पुजारी है। वो इस प्रकार से अधीनता किस प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं। अतः महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य विश्व प्रसिद्ध युद्ध होता है, जिसको हम इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी जो तिथि है वो अलग अलग बताई है, लेकिन 18 जून 1576 को ये युद्ध लड़ा गया था। 18 जून 15 केवल एक इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा, जिनके अनुसार 21 जून 1576 है, बाकी ये युद्ध लड़ा गया 18 जून 1576। हल्दी घाटी वर्तमान के राजसमंद जिले के अंतर्गत अवस्थित है। ये मोलेला और खमदुर जो गांव है उनके पास स्थित है। उस समय कैसी व्यथा थी कि जो अकबर की सेना थी, उनका जो सेनापति था वो था मान सिंह, जो एक राजपूत था, और महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका सेनापति था वो था हकीम खां सूरी, यानी एक मुस्लिम। तो एक मुस्लिम का साथ एक मुगल का साथ में एक राजपूत दे रहा था, और एक राजपूत का साथ
एक मुगल दे रहा था। इस प्रकार से देख सकते हैं ये युद्ध इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। मान सिंह की सेना, मान सिंह ने ये युद्ध की जो रचना है वो अजमेर के किले में बनाई। अजमेर का दुर्ग जो वर्तमान में मैगजीन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में इसको अंग्रेजों का शस्त्रागार था, इसलिए इसको मैगजीन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। मान सिंह ने वहां रचना की और ये मांडलगढ़ आ गया। 2 महीने वहां पे पड़ाव डाला। अप्रैल को रवाना हुआ, 2 महीने अप्रैल मई जून 2 महीने पड़ाव मांडलगढ़ डालने के बाद में मोलेला गांव और खमदेर के पास में हल्दी घाटी के युद्ध के स्थान पे आ गया और यहाँ से कुछ दूर अपना पड़ाव डाला। महाराणा प्रताप ने भी युद्ध के लिए एक तंग दर्रा चुना जिससे वो युद्ध जीत सके, क्योंकि महाराणा प्रताप की जो सेना है वो छापामार युद्ध पद्धति में निपुण थी और तंग दर्रे में छिप कर हमला करेगी। इस प्रकार से मान सिंह की सेना में बहुत सारे हाथी भी थे। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना में हाथी बिल्कुल नहीं लिए। इस प्रकार से इनकी अलग अलग युद्ध नीति के द्वारा ये 18 जून 1576 को युद्ध लड़ा गया। पहले युद्ध के प्रथम भाग में महाराणा प्रताप की सेना थी, उसने बहुत तेज प्रवाह से मान सिंह पर हमला किया, जिसके कारण से मुगल सेना थी वो तितर बितर हो गई और बहुत कम सेना के साथ में महाराणा प्रताप युद्ध में विजय प्रतीत लग रहे थे। लेकिन युद्ध में मेहतर खां जरा एक अफवाह फैला दी जाती है कि बादशाह स्वयं सेना लेके आ रहे हैं। इस प्रकार से भागती हुई मुगल सेना में एक प्रकार से वापस रक्त संचार हो जाता है और वो वापस लड़ने लगते हैं। महाराणा प्रताप की घोड़े के घायल होने के बाद में उनका जो राज मुकुट है वो झालामन्ना के द्वारा अपने सिर पर ले लिया जाता है और वो युद्ध में प्राण त्याग दिए थे। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक है, वो बलीचा गांव के पास में शहीद हो जाता है। एक नाला कूदा के महाराणा प्रताप की जान तो बचा देता है, लेकिन स्वयं वहां पे शहीद हो जाता है। तो इस प्रकार से हल्दी घाटी के युद्ध में ये युद्ध की जो स्थिति थी, निर्णय स्थिति थी, वो अनिर्णायित कही जा सकती है। जैसे पाठ्य पुस्तक में ऐसा कहा गया है कि अकबर जीता, तो अकबर अगर जीतता तो इस युद्ध के पश्चात मान सिंह की जो मनसबदारी थी वो कम कर दी गई थी और आसफ खान की मनसबदारी थी वो भी कम कर दी गई थी और उनको दरबार में आने से मना कर दिया गया था। तो हम कह सकते हैं ये युद्ध अनिर्णायित था, लेकिन मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही जरूरी था। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने पुनः कई बार छापामारी युद्ध पद्धति से मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास किया और उसमें वो विजय भी रहे। 1597 के अंदर महाराणा प्रताप की चावड़ में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से जो राजस्थान के इतिहास का एक उजला सितारा है वो इतिहास में धूमिल हो जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कभी भी मुगलों के दीनता स्वीकार नहीं की। तो आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में हम हल्दी घाटी के पश्चात जो अन्य शासक हुए जिन्होंने भी मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की, जिसमें रामचंद्र सेन आते हैं, जिनको भुल्ला बिसरा राजा या विस्मित जननायक कहा जा सकता है, उन्होंने भी महाराणा प्रताप की तरह ही मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी और उनको भी महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। तो आपको इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न करने हैं। वो प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को और किन नामों के से जाना जाता है? एक तो ये प्रश्न रहेगा, आप नोट कीजिए, हल्दी घाटी के युद्ध को और किस नामों से जाना जाता है। दूसरा है, पदमना तालाब का निर्माण किसने करवाया और रावशेखा द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? ये 3 प्रश्न आपको करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।